हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और विभिन्न अवस्थाओं के गुणधर्मों के बारे में। आज हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणधर्मों को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है तीन, आप सबको पता होगी, ठोस, द्रव और गैस। गुणधर्म इधर लिखे हुए हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब इनको फटाफट रिवाइज करते हैं हम। देखो, गुण जैसे पहला देखते हैं आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। दूसरा है आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तीसरा है घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का गैस से कम, ठोस से अधिक होता है, गैस का अत्यंत कम होता है। संपीड्यता की बात करें तो संपीड्यता ठोस की नगण्य होती है, द्रव का बहुत कम होती है और गैस की अत्यधिक होती है। अंतराणु आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में उच्च होता है, द्रव में दुर्बल होता है और गैस में नगण्य होता है। विसरण की बात करें तो ठोस की विसरण दर अत्यंत कम होती है, द्रव की गैस से कम और ठोस से अधिक होती है और गैस की विसरण दर अत्यधिक होती है। इसीलिए तो गैस का रिसाव आसानी से हो जाता है। हम ठोस, द्रव और गैस की संरचना की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ठोस की संरचना में आ जाएगा कि जो पदार्थ के कण होंगे एक दूसरे से सटे हुए बिल्कुल पास पास होंगे। यह होगी ठोस की संरचना, एक दूसरे से सटे हुए कण होंगे। जबकि द्रव की संरचना की अगर हम बात करें, द्रव की संरचना की हम बात करें तो कण थोड़े दूर दूर होंगे। ये हो गई द्रव की संरचना। और गैस की हम बात करें तो देखो, गैस में अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है नगण्य होता है। कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। इस प्रकार हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में बात की और संरचना की बात की। संरचना को एक बार फिर से, कि ठोस की जो संरचना होती है उसमें पदार्थ के कण अत्यधिक प्रबल बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है बहुत प्रबल होता है, द्रव में दुर्बल आकर्षण बल होता है और गैस में जो आकर्षण बल होता है नगण्य होता है, न के बराबर होता है। और जो इसके कण होते हैं स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं। अगर हम घनत्व की परिभाषा की बात करें तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का घनत्व निकालना हो तो उसके द्रव्यमान में आयतन का भाग देकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा, जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। देखो, जैसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि निम्न का घनत्व का क्रम बताइए। अभी अभी हमने घनत्व की परिभाषा पढ़ी और लिखी हुई भी है, तो इसी आधार पर वायु, चिमनी की धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा में से आपको घनत्व का क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व किसका है। तो हम पढ़ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस के घनत्व की अगर हम बात करें तो ठोस का सबसे अधिक, द्रव का उससे कम और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गैस, द्रव या ठोस
गैस का सबसे कम, द्रव का उससे अधिक, ठोस का सबसे अधिक। इस आधार पर अब इनमें से हम देखेंगे कि गैस के अंतर्गत कौन आते हैं, द्रव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठोस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो घटता क्रम या बढ़ता क्रम जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम उनको लिखें कि जिनका घनत्व कम होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास वायु। वायु के बाद में आ जाएगी चिमनी की धुआं, इसके बाद में आएगा जल, इसके बाद में आएगा शहद, इसके बाद में आएगा रुई, इसके बाद में चौक और इसके बाद में लोहा। इस प्रकार इन पदार्थों के घनत्व का बढ़ता क्रम हो गया। देख लीजिए, इनमें से वायु और चिमनी की धुआं गैस के अंतर्गत आते हैं, जल और शहद द्रव के अंतर्गत आते हैं, रुई, चौक और लोहा ठोस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, गर्मा गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक इतनी दूर नहीं जाती है, क्यों? इसका अगर एक शब्द में आंसर दें तो विसरण के कारण। लेकिन इतना सा आंसर नहीं होगा, हमें इसको समझाना है, कारण बताना है कि क्यों। विसरण के कारण। देखो, विसरण के कारण पदार्थ के जो कण होते हैं फैलते रहते हैं। अब जैसे गर्मा गर्म खाना रसोई में बन रहा है, तो रसोई का जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ेगा, खाने की जो गंध है, गंध के कण होंगे उनका तापमान बढ़ा हुआ है। अब ये जो कण होंगे, गंध के कण, जैसे ही वायुमंडल की वायु में मिलेंगे, वायुमंडल की वायु में मिलेंगे, तो वायु के कणों से टकराते हुए ये वायु की गति जो होगी, वायु की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इनमें टक्कर होती रहती है, तीव्र गति से ये गति करते हैं, बहुत तेज गति से। तो गति करते हुए ये क्या है, हमारे पास पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने की बात करें तो ठंडे खाने में जो कण होंगे, कण या स्थिर रहेंगे और नियत रहेंगे। ठंडे खाने के कणों में गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो वो वायु में भी नहीं मिलेंगे, और वायु में नहीं मिलेंगे तो कणों को गति प्रदान नहीं करेंगे, और गति प्रदान नहीं करेंगे तो इनकी जो गंध है दूर तक नहीं जाएगी। इस प्रकार गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक आसानी से पहुंच जाती है। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहेंगे, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है या जिसका भार होता है और जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो हमने 3 विशेषताएं पढ़ी थी, याद होगी आपको, कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरी पढ़ी थी, कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरी विशेषता हमने पढ़ी थी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उनके बीच में आकर्षण होता है। रिक्त स्थान के कारण क्या होता है, रिक्त स्थान के कण, रिक्त स्थान जब होता है कणों के मध्य, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, यानी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य के रिक्त स्थान में मिल जाता है। निरंतर गतिशील होते हैं, अभी जस्ट पीछे वाला जो प्रश्न अपन ने पढ़ा था उसका आंसर था, तो उसमें पदार्थ के कण जो हैं निरंतर गतिशील होते हैं, और गतिशीलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ेगा तो पदार्थ के कणों की जो गतिशीलता है वो भी बढ़ेगी। इसीलिए तो गर्म खाने की गंध बहुत दूर तक हमारे पास चली जाती है।
आकर्षित मतलब इनमें आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को ये बांधे हुए रखते हैं। इस प्रकार तीन विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं हैं वो ये है। अगला प्रश्न आपके लिए है पदार्थ से रिलेटेड ही। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, यानी इतने सारे मैंने जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से आपको पदार्थ कौन कौन से हैं उनके नाम छांटने हैं। जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, विचार, बादाम, शीत, नींबू पानी और इत्र की सुगंध। इनमें से आपको छांटने हैं पदार्थ। कैसे छांटोगे? अभी पिछले प्रश्न में हमने पदार्थ की परिभाषा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और पदार्थ के तीन विशेषताओं के या तीन गुणों के बारे में हमने बात की थी। तो उन्हीं के आधार पर आप इनमें से पदार्थ कौन कौन से हैं उनको छांटोगे और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखोगे। अगर आंसर नहीं लिखोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में तो मैं समझूंगा कि आपको पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ की विशेषताओं वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट कर देना और इनमें से पदार्थों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। यानी हमें इनको समझाना है बिल्कुल शॉर्ट में। संपीड्यता, तरलता, आकार, आकृति, गतिज ऊर्जा और घनत्व को। सबसे पहले देखते हैं संपीड्यता को कि संपीड्यता है क्या, संपीड्यता की परिभाषा क्या होगी या हम इसे कैसे समझाएं। तो देखते हैं संपीड्यता क्या है। संपीड्यता पदार्थ पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। पहली बात तो ये कि पदार्थ पर दाब का जो प्रभाव होगा उसको व्यक्त करेगी संपीड्यता। इसी के बारे में दूसरी बात कि दाब लगाने पर पदार्थ के आयतन में कमी हो जाती है। किसी पदार्थ पर हम दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में कमी हो जाती है, तो वही कहलाती है संपीड्यता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस की जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है, जबकि गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। इसीलिए तो हम अधिक आयतन वाली गैस को कम आयतन वाले सिलेंडर में आसानी से भर देते हैं। अगला है तरलता। तरलता होता है बहने का गुण। किसी भी पदार्थ को हम एक जगह रख दें और वो बहने लग जाए तो उसमें तरलता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जल, तेल, शहद, इन सब में तरलता होती है, इन सब में बहने का गुण होता है। अगला है आकार। आकार का मतलब होता है साइज। ये क्या होता है? एक पैमाना होता है, माप होती है कि कोई वस्तु जो है कितनी बड़ी है, बड़ी, छोटी और लंबी है। यानी कोई वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, उसको पैमाने से हम मापेंगे तो ये कहलाता है साइज। देखो नाम दोनों एक जैसे हैं, आकार और आकृति में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आकार और आकृति में अंतर है। आकार तो क्या है? साइज, पैमाना है, किसी वस्तु की माप है। अब बात करते हैं आकृति की, तो आकृति को शेप कहते हैं। तो आकृति को हम कह सकते हैं ढांचा या रूप। किसी वस्तु का ढांचा या रूप। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु गोलाकार है, कोई वस्तु चौकोर है, कोई आयताकार है। तो नाम तो देखो सब में गोल आकार, चौक आकार, आयत आकार, आकार आ रहा है, लेकिन है ये आकृतियां। आकृति क्या होती है? शेप होती है, किसी वस्तु का ढांचा या रूप होती है, यानी वो कैसी दिखती है, गोलाकार, चौकोर, आयताकार, वृत्ताकार, ये सब आ जाएगा आकृति के अंतर्गत। अगला है गतिज ऊर्जा।
अभी अभी हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो इस गतिशीलता का जो गुण है वो क्या उत्पन्न करता है, इनमें गति उत्पन्न करता है, और यही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं वो भी बढ़ेगी। अगर तापमान को हम कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है कि घनत्व क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनत्व किसे कहेंगे, तो तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अगर किसी वस्तु का हमें घनत्व निकालना हो तो उसके द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग दे दो, घनत्व आ जाएगा। इस प्रकार देखो यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें 5-6 टॉपिकों पर हमने बात की। इसी प्रकार जो पदार्थ की अवस्थाओं के गुण हैं उनकी एक एक गुणों के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या होगी, संपीड़ितता क्या है, आकार क्या है, आकृति क्या है, इन सब के बारे में हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। और विशेषकर देखो आकार और आकृति इन दोनों के बारे में, तो क्योंकि दोनों सेम से लगते हैं लेकिन फिर भी इनमें हमने देखा कि कितना अंतर है। अगला प्रश्न है छठा, जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उसको भर देती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखो गैस के जो कण होंगे उन कणों के मध्य आकर्षण बल जो होगा या तो बहुत कम होगा या हम कह सकते हैं नगण्य होगा। नगण्य होगा तो जो ये कण होंगे स्वतंत्र गति करेंगे, स्वतंत्र गति करेंगे, यानी इनकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत अधिक होगी। अब जैसे ही हम इसको पात्र में रखेंगे, जैसे ये गैस के कण इसमें रखेंगे, अपन पात्र में रखेंगे तो पात्र की दीवारों से टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे, और आपस में टकरा के और उनमें थोड़ा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है तो थोड़े संपीड़ित हो जाएंगे और पात्र को आसानी से भर देंगे। यही कारण है कि जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उसको भर देती है। किसके कारण, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। अगला प्रश्न है 7वां ये रहा कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करें कि गैस का जो कण है, गैस के कण, उनकी गति कैसी होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। तीव्र होने के कारण जैसे ही हम किसी पात्र में संपीड़ित करेंगे, यानी गैस के कणों को संपीड़ित करेंगे, तो कण जैसे ही पात्र में जाएंगे स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, किसी भी दिशा में गति करेंगे, और जैसे ही गति करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो इनके बीच का स्थान कम होगा, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि ये कण और पास पास आ जाएंगे, कण पास पास आएंगे, कण पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं और कण आपस में भी टकराते हैं, तो ये पास पास आकर व्यवस्थित रूप से यानी संपीड़ितता के गुण के कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और व्यवस्थित होकर ये क्या करती है, दीवार जो कण है, गैस के कण हैं, पदार्थ की दीवार पर फिर दबाव डालते हैं। इसीलिए तो हम गैस सिलेंडर की जो निब होती है, वॉल्व होता है, थोड़ा सा हम दबाते हैं, तुरंत बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि अंदर उसका दाब अधिक होता है, बाहर की वायु का दाब कम होता है, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। यही कारण है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्यों डालती है, कि अत्यधिक तीव्र, यानी इसको अपन गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण और
विभिन्न दिशाओं में गति के कारण और संपीड़ितता के गुण के कारण ही गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण दबाव उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण दबाव उत्पन्न होता है। यानी दबाव का कारण क्या बना? कणों द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगा हुआ बल, इकाई क्षेत्र पर लगा हुआ बल, इसी के कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। अगला प्रश्न ये रहा, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में नहीं चला सकते, क्यों? जैसे देखो, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये ठोस रख दिया मैंने, अब यहां आते ही हाथ रुक जाएगा। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें कि हवा के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और इनके मध्य रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक होता है, जबकि ठोस जो लकड़ी है उसके कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो हवा में तो क्या होते हैं, कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, तो आसानी से हाथ निकल जाता है। लेकिन ठोस के कण बिल्कुल पास पास बहुत तीव्र प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे ही हम हाथ को ठोस लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे ये मार कर ले लो आप, तो जैसे ही हम हाथ से दबाव लगाते हैं, दाब डालते हैं, तो ये इस पर हाथ चलता नहीं है, रुक जाता है। इसका कारण है कि इसके जो कण हैं प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधित हैं, इसीलिए यहाँ पर हम हाथ नहीं चला सकते। जबकि हवा में हाथ चलाना आसान है, क्योंकि इन हवा के कणों के मध्य, गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है और स्वतंत्र रूप से कण गति करते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व कम होता है लेकिन बर्फ का टुकड़ा ठोस होते हुए भी जल में तैरता है, क्यों? यानी द्रव का घनत्व कम होता है, ठोस का अधिक होता है, लेकिन बर्फ ठोस होते हुए भी जल की सतह पर क्यों तैरती है? इसका कारण क्या है? देखो, हम जानते हैं कि सबसे अधिक घनत्व होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। आयतन कम हो जाता है यानी वह भारी हो जाती है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ सतह पर तैरती है। साधारण भाषा में अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि बर्फ पानी की तुलना में हल्की होती है। बर्फ पानी की तुलना में हल्की होती है। पानी जमने के बाद ज्यादा स्थान घेरता है, यानी पानी जमेगा, बर्फ बनेगी तो बर्फ ज्यादा स्थान घेरेगी। ज्यादा स्थान घेरती है तो इसका घनत्व कम हो जाता है, आयतन भी कम हो जाता है। इसीलिए बर्फ जो होती है, पानी के जमने के बाद में क्या बनी? बर्फ।
और बर्फ क्या करती है, जल की सतह पर तैरती है। पानी जब बर्फ में बदलता है, पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका जो घनत्व है 9% कम हो जाता है। जब पानी बर्फ में बदलता है तो इसका घनत्व 9% तक कम हो जाता है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि द्रव जब ठोस में बदलते हैं तो इनका आयतन कम हो जाता है, भारी हो जाती है और ये ज्यादा स्थान घेर लेती है। ज्यादा स्थान घेरने के कारण इनका घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए बर्फ जो होती है पानी की सतह पर तैरती है और पानी से जब बर्फ बनती है तो उसका घनत्व 9% तक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? अब इसके ठोस होने के कारण जानने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं ठोस पर। और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण जब हमने पढ़े थे तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुणों के अंतरों में सारणी बताई थी अपन ने, सारणी समझी थी। तो ठोस की गुण देखेंगे अपन, जैसे आकार। अब ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। और लकड़ी का भी आकार निश्चित होता है, इसलिए ठोस हो गई। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है और लकड़ी का भी आयतन निश्चित होता है, इसलिए ये क्या हो गई? ठोस हो गई। इसकी संपीड्यता की बात करें, संपीड्यता इनकी नगण्य बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। संपीड्यता देखो, लकड़ी में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है तो ये इसलिए ठोस हो गई। घनत्व की बात करें तो घनत्व ठोस का अधिक होता है, सर्वाधिक होता है और लकड़ी का भी घनत्व अधिक है। इसीलिए इन लक्षणों को देखते हुए, आकार, आयतन, संपीड्यता, घनत्व, इन लक्षणों को देखते हुए लकड़ी की जो मेज होगी वो ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज जिन कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। लकड़ी की मेज जिन कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़कर पिछले टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक को पढ़ने के बाद में जो 10 प्रश्न हमने पढ़े उनमें से सब प्रश्नों के उत्तर हमें आने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के आंसर सही सही आते हैं, या अगर आपका टेस्ट लिया जाए तो आप कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट कर सकते हो? अपना आंसरों की संख्या यानी कितने प्रश्न आप कर सकते हो उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना अच्छी तरह समझ पा रहे हो, कितना अच्छी तरह पढ़ पा रहे हो। धन्यवाद।